H1B वीजा का साया ला दिया हमारे स्टॉक मार्केट पर। ऐसे में आईटी स्टॉक्स पर क्या बहुत बड़ा प्रेशर है? क्या स्टॉक मार्केट में हमारे आएगी एक बड़ी गिरावट? बात करेंगे डाटा के साथ डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो अगले 1 मिनट में हम यहां पे समझ लेते हैं कि आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर क्यों ज्यादा है जब बात होती है H1B वीजा के नए नॉर्म्स की, जिसके तहत $1 लाख के आसपास फीस कर दी गई है H1B वीजा की। अब ये कितनी है, क्यों है, इस डिस्कशंस में ना जाते हुए हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे मार्केट पर प्रेशर क्यों है इसका। देखिए, निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं। उन 50 कंपनियों में सबसे ज़्यादा वेटेज रखती हैं फाइनेंस की कंपनियां। उसके बाद करीब करीब 11% का वेटेज रखती है आईटी कंपनियां निफ्टी 50 में। तो सीधा सीधा यहाँ पे प्रेशर पड़ सकता है आईटी कंपनियों पर, और अगर आईटी कंपनियों पर प्रेशर पड़ेगा तो 11% का वेटेज जो है उसका असर भी हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 पर। ये तो बात हो गई निफ्टी 50 पर आईटी स्टॉक्स में H1B वीजा की वजह से प्रेशर की बात। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। इसको अगले 2-3 मिनट में हम समझने के लिए सहारा लेते हैं पास्ट डाटा का, यानी कि पहले क्या हुआ था। क्योंकि पहले जो घटना घटी थी, जिन वजहों से स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी, उन वजहों को अगर हम समझते हैं तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं 1992 में। 1992 में हर्षद मेहता की वजह से क्या हुआ था। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं तो हम सबको पता होगा, आई थिंक वो मूवी अभी आपने देखी होगी, मूवी का नाम आप कमेंट चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे 1992 में निफ्टी 50 में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको गिरावट देखने को मिली थी। ना सिर्फ ये, बल्कि अगले काफ़ी लंबे समय तक मार्केट में एक कंसोलिडेशन जोन देखने को मिला था। अब हम ये देखते हैं कि अगले कुछ सालों तक मार्केट में हुआ क्या था हर्षद मेहता के बाद। देखिए, 1992 में हर्षद मेहता के टाइम पे करीब करीब 56% के आसपास मार्केट में फॉल आया था। उसके बाद 4-5 साल बाद एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे कैपिटल आउटफ्लोज और करेंसी की क्राइसिस देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में करीब करीब 28% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिली थी। 2002 में जब .com ग्लोबल टेक कोलैप्स हुआ था, उस समय करीब करीब 43% के आसपास अपने ऑल टाइम हाई से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस हुई थी तो उसकी वजह से हमें करीब करीब 62% के आसपास मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। 2013 में भी छोटी सी गिरावट हुई थी। 2015 में भी एक ही दिन में करीब करीब 5.94% के आसपास चाइना डिवैल्यूएशन जो हुई थी उसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिली थी, और मार्केट करीब करीब 15 से 18% के आसपास करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो भी डाटा हमें दिख रहे हैं, कहीं पे 56% है, कहीं पे यहाँ पे 10, 11, 12% है, कहीं पे 28% है। और इस डाटा के बाद अगली टेबल पे अगर हम जाएं लेटेस्ट यहाँ पे आंकड़े देखने के लिए, तो 2016 में भी करीब करीब 6-6.5% की गिरावट हुई थी। 2020 में यहाँ पे 13-13.5% के आसपास की गिरावट एक ही दिन में हो गई थी, और करीब करीब 40% के आसपास यहाँ पे गिरावट हो गई थी ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पे हम 2 तरह के डाटा देख रहे हैं, और वो 2 तरह के डाटा क्या है कि मार्केट या तो 20-25% से ऊपर गिरा हुआ है या मार्केट 20% से नीचे गिरा हुआ है। तो जब भी मार्केट में गिरावट आती है, यहाँ पे एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं, जब भी मार्केट में गिरावट आती है, राइट, तो मार्केट एक हाई के आसपास होता है। उससे पहले मार्केट एक रन में होता है, यानी कि हायर हाइज हायर लोज वाले पैटर्न बनाता हुआ चलता रहता है। एक समय ऐसा आता है जहां पे ऑल टाइम हाई बनाता है, उसके बाद मार्केट में गिरावट होती है। अब ये जो गिरावट होती है, ये गिरावट 2 तरीके की होती है। या तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 15 से 18% के आसपास गिर के उसके बाद यहाँ से रिवर्ट करता हुआ
इस हाई के आसपास आकर उसको तोड़ता हुआ एक नया हाई बनाता है और ऐसी सिचुएशन में मार्केट फिर से एक रैली के लिए तैयार हो जाता है, या मार्केट इस ऑल टाइम हाई से गिरता हुआ फर्दर जाके एक 30% 40% से ज़्यादा का लो बनाते हुए उसके बाद रिवर्ट करते हुए इस हाई के ऊपर जाके कहीं ना कहीं एक नया हाई बनाता है। फिर ये साइकिल चलती रहती है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पिछले कई डेकेड्स में, कई 10 सालों के ड्यूरेशंस में इस तरह की साइकिल, यानी कि मार्केट कहीं पे एक हाई बना के एक लो बनाता है, फिर कहीं पे एक हाई बना के एक लो बनाता है, तो अल्टीमेटली मार्केट में हायर हाइज हायर लोज बनते रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है एटलीस्ट 5 से 10 साल का ड्यूरेशन। तो हमें ये समझ में इससे ये आ रहा है कि मार्केट में किन्हीं भी कारणों से गिरावट हो, चाहे वो ट्रम्प साहब की वजह से हो, चाहे वो इकोनॉमी की वजह से क्यों ना हो, मार्केट गिरावट के बाद एक नया हाई बनाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चार्ट पे वापस आते हैं। तो 1992 के बाद से यहाँ पे करीब करीब 2003 आते आते हमें एक नया हाई बनते हुए दिखाई दिया। उसके बाद मार्केट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2003 में भी यहाँ पे गिरावट हुई थी और 2000 में भी यहाँ पे गिरावट हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट गिरता है, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं गिरता है। गिरावट कभी बड़ी होती है, गिरावट कभी हो सकता है कि छोटी हो, या ऐसे साइकिल्स में भी होती है। गिरावट होती है मार्केट में, लेकिन गिरावट के बाद मार्केट का काम है एक चलती ट्रेन की तरह, नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह चलते जाना। रुक सकती है थोड़े समय के लिए कुछ सर्टेन स्टेशंस पर, लेकिन वो चलती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। तो मार्केट में ये बिहेवियर समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं अगले 1 मिनट में कि मार्केट गिरता क्यों है। देखिए 2 तरीके से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ये तो हमने जान लिया। अब यहाँ पे 2 तरीके समझ लेते हैं कि मार्केट गिरता क्यों है। तो मार्केट को गिरने के लिए कोई ना कोई सर्टेन एक बहाना चाहिए होता है। मार्केट या तो गिरता है नेचुरल तरीके से, या गिरता है इवेंट्स पर। सर्टेन इवेंट्स हो गए या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिल्डअप हो गई, जो कि किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। मार्केट हो सकता है कि अंडर वैल्यूड हो, लेकिन सर्टेन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिल्डअप हो गई तो मार्केट और फर्दर नीचे गिर जाएगा। मार्केट नेचुरल तरीके से, यानी कि इकोनॉमी भी ऐसी चल रही है हमारी डामाडोल जैसी कि जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे कम पे है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है। मार्केट एक पीक बना के कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ रहा है या आने को तैयार है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट नेचुरल तरीके से गिरने की कोशिश करता है। 2 तरीके यहाँ पे हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करेंटली अगर हम ध्यान दें तो ये वाला जो तरीका है ये पिक्चर में नहीं दिख रहा है, हमें ये वाला तरीका पिक्चर में दिख रहा है। अब इवेंट्स का मतलब है कि भाई हमारे जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो इवेंट्स ही तो जनरेट कर रहे हैं, राइट। जैसे हम टेक्निकल फील्ड में देखते हैं कि हम जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, एपीआईज लिख रहे होते हैं, तो हम सर्टेन इवेंट्स क्रिएट करते हैं और वो इवेंट्स ट्रिगर होते हैं सर्टेन कंडीशंस पर। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है? कंडीशंस है टैरिफ लगना, 50% से हो सकता है 75% हो जाए, या ट्रम्प साहब का मूड बदल जाए तो हो सकता है 10% 15% हो जाए, और H1B वीजा के नॉर्म्स में फिर से चेंजेस हो जाना। अभी $1 लाख है, हो सकता है वो भाई कर दे, नहीं आओ हम नेगोशिएट करते हैं, $50,000 कर देते हैं। तो ये इन इवेंट्स पे मार्केट की दिशा निर्धारित होगी आने वाले समय में। आपकी क्या राय है? यहाँ पे किसी तरह का आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे कि यही होगा, आपकी भी राय जरूरी है जानना हमारे लिए, क्योंकि आप लोग हम ही से सीखते हैं और आप लोगों के कमेंट से ही हमें फीडबैक मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो में आई थिंक इतना ही। आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट पे वाकई पे प्रेशर है या नहीं, और आप लोग अब जवाब दे सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है या नहीं। नेचुरल तरीकों को याद रखिएगा, नेचुरल तरीका जब भी होता है तो मार्केट में बड़ी गिरावट जरूर से जरूर आती है। जब भी ट्रम्प साहब जैसे तरीके होते हैं तो मार्केट में
डर का माहौल होता है, गिरावट थोड़े समय के लिए होती है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।